हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष है और हम अपने लर्निंग वीडियो के 6th एपिसोड में आज यहाँ टेक्निकल एनालिसिस को ब्रीफ में देखेंगे। आपने सुना ही होगा, भाव ही भगवान है। इसका मतलब ये है कि प्राइस में ही सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ये बहुत अच्छी गुजराती कहावत है। ईस्टर्न वेस्ट नाम के एक इन्वेस्टर है जिन्होंने अपने बुक सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट में कहा कि ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी, वेदर उसकी अर्निंग, उसका न्यू प्रोडक्ट्स, उसकी जियोग्राफी के बारे में, उसके मैनेजमेंट डिसीजंस के बारे में, जो भी फंडामेंटली हम सोच सकते हैं, दिस इज ऑलरेडी नोन टू द मार्केट और वो ऑलरेडी उसके प्राइस में इंक्लूडेड है। मतलब भाव ही सब कुछ है, प्राइस सब कुछ जानता है। हमने फंडामेंटल एनालिसिस के सेशन में ये देखा कि हम फंडामेंटली अच्छी कंपनियों को कैसे पहचानें, लेकिन क्योंकि हम यहाँ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी खेल रहे हैं, स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट जस्ट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां हमको अपनी जीतने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है ताकि हम अच्छे डिसीजन ले पाए और ज्यादा से ज्यादा अपने वेल्थ क्रिएशन कर पाए। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। इधर वी कैन हैव बहुत बड़ा गेन हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, छोटा प्रॉफिट होगा, छोटे लॉस होंगे या बहुत बड़े लॉस होंगे। अगर हम ये चौथी कंडीशन अवॉइड कर पाए, जो बहुत बड़े लॉस वाली कंडीशन है, तो बाकी 3 कंडीशन तो इनहेरेंटली होनी ही है मार्केट में। तो हम अपने गेन को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे जल्द से जल्द। तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को, कि ऐसा हमने बोला कि हमने प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फंडामेंटली हमने अच्छी कंपनियां तो ढूंढ ली, लेकिन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसमें एंट्री और एग्जिट अपने सिस्टम बना लें, तो हम अपने विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर फंडामेंटली कंपनी नीचे की तरफ जा रही है, जिसका प्राइस नीचे गिर रहा है, उसमें एंट्री ना लें। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो और आगे बढ़ रही है, उसमें एंट्री लें। तो इस तरह की हम स्ट्रेटेजी बना के अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी और बढ़ा सकते हैं। आई होप आपने लर्निंग वीडियो सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी देखे होंगे। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज चेक कर लें, क्योंकि हमने पास्ट में बहुत बेसिक से कवर किया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? जब भी आप किसी स्टॉक की हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम के डेटा को एनालाइज करके उसके फ्यूचर के प्राइस के बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं, तो उसे हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। प्राइस और वॉल्यूम है क्यों? जब भी कोई ट्रेड होता है, वो आप कहीं भी जाए, तो उसमें 2 ही चीजें जनरेट होकर आती हैं, 2 ही डेटा जनरेट होकर आता है। एक प्राइस का और दूसरा होता है कितनी क्वांटिटी में वो खरीदा है, बेचा गया, कितने प्राइस पे बेचा गया या खरीदा गया और कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, बेचा गया। प्राइस और वॉल्यूम एक बेस डेटा होता है जो आपको स्टॉक मार्केट से मिलता है। इसको बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है, अगर उसमें से थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है और आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वो आपका हार्ट बीट चेक करता है कि आपका हार्ट बीट नॉर्मल तो है, और उसके बाद फिर देखता है आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है कि इसमें कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। उसके बाद ही वो फिर आगे की प्रोसीजर करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉडी का फर्स्ट पैरामीटर्स हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट से निकलने वाले सबसे पहले पैरामीटर्स होते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम। अब इस प्राइस और वॉल्यूम को आप देखेंगे कहाँ? बिल्कुल चार्ट्स में ही, जो कि आज की डेट में आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। आज से कुछ सालों पहले ये इतना आसानी से अवेलेबल होता नहीं था। हमने अपने टूल्स वाले एपिसोड में देखा था कि आपको ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्यों आप अपने जो ब्रोकर के ऑलरेडी चार्ट दिए हुए हैं उसको छोड़ के आप ट्रेडिंग के चार्ट इस्तेमाल कीजिए। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इसमें आपको बेटर इंडिकेटर्स मिलते हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप चार्ट पे अपनी ड्राइंग्स खुद बना सकते हैं और नोट्स रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और बेनिफिट मिलता है कि इसमें आप अपने खुद के इंडिकेटर लिख सकते हैं। आप अपने, क्योंकि इसमें एक लैंग्वेज है पाइन स्क्रिप्ट बोल के, जो सिमिलर टू जावा स्क्रिप्ट है, उसमें जाके अपने इंडिकेटर्स भी बना सकते हैं। चार्ट फॉर्म कैसे होता है और कितने तरह का होता है, ये पहले देख लेते हैं, फिर हम एनालिसिस में चलते हैं। आप जिस भी सेक्टर में, जिस भी फील्ड में, जिस भी इंडस्ट्री में हो, आपने स्कूल से लेकर कॉलेज की ड्यूरेशन में कभी ना कभी किसी ना किसी टाइप का चार्ट बनाया ही होगा, whether it is बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, लेट्स सी कि चार्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है। मान के चलिए आप 10,000 स्टॉक हर दिन चलते हैं। अगर आप उसको चार्ट के फॉर्मेशन में एक हफ्ते में देखना चाहें, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि डेली आप 10,000 के स्टेप चल रहे हैं, एवरीडे आप 10 स्टेप का काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें क्यूमुलेटिवली देखना चाहो, तो आप आपने 10,000 चला, 2 दिनों में 20,000 हो गया, 3 दिनों में 30,000 हो गया, एंड सो ऑन। सो आपने एक बार चार्ट फॉर्म कर लिया इस हफ्ते का, कि टोटल इस हफ्ते में आपने 17,000 स्टेप्स किए हैं। और इस बार चार्ट को हम कॉलम चार्ट भी बोलते हैं। इस कॉलम चार्ट को अगर इससे हम प्राइस के लेवल पे देखें कि आज का प्राइस 10,000 था, कल का प्राइस 20,000 था, कल परसों का प्राइस 30,000 था, उसी को हम अगर प्राइस पे मार्क करें, तो हमारा चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा,
जो हमारा कॉलम चार्ट होगा। अगर ये जो कॉलम चार्ट है उसके एंड पॉइंट को हम क्लोजिंग प्राइस अगर माने, तो इस क्लोजिंग प्राइस को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इसे हम लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस लाइन चार्ट के नीचे के एरिया को हम पूरा कवर कर ले तो ये एक एरिया चार्ट भी हो जाता है। और अगर किसी भी टाइम फ्रेम का, वो मिनट, सेकेंड, मंथ, वीक, डे कुछ भी हो सकता है, उसका टोटल हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस को अगर हम मार्क करके अगर चार्ट फॉर्मेशन करें तो वो हाई एंड लो चार्ट कहलाता है। इसके आगे हम और भी बहुत सारे टाइप के चार्ट होते हैं। एडवांस लेवल पे हेल्किनाशी होता है, रैंको चार्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है वो है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसपे हम कैंडल फॉर्मेशन, जो भी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है उसको हम चार्ट में प्लॉट करते हैं, उसके हिसाब से हमारा चार्ट ग्रो करता है। अब कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, कैंडल फॉर्मेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि कैंडल के 4 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, 4 ही पॉइंट होते हैं कैंडल में। मान के चलिए आपका एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, उस केस में ओपनिंग प्राइस मान के चलिए अगर 100 रुपए है, और उस दिन पे मार्केट सेंटिमेंट ऐसा हुआ कि प्राइस 125 रुपए तक चला गया, और उसके बाद बहुत सारे सेल ऑफ आए, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी और मार्केट प्राइस 95 रुपीज तक चला गया, और उसके बाद जो प्राइस जिस पे बंद हुआ वो 120 रुपए का रहा, तो हम ये बोलेंगे कि ओपनिंग प्राइस इज 100, हाईएस्ट इज 125, लोवेस्ट इज 95 और क्लोजिंग प्राइस इज 120। सो इस केस में हमारा OHLC डेटा ये कैंडल बनाता है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर बंद हुई है, ज्यादा भी बंद हुई है, इसलिए ग्रीन कैंडल होगा। अगर इसी को ही हम ये देखें कि ओपनिंग प्राइस अगर 120 हो जाए, हाईएस्ट 125 रहने दीजिए, लोवेस्ट 95 देख लीजिए, और क्लोजिंग प्राइस अगर 100 कर देते हैं, तो बिकॉज क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम पे बंद हुआ है, ये एक रेड कैंडल फॉर्म करता है। जो भी एक कैंडल है, हर एक कैंडल ये बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। अगर आपने कैंडल फॉर्मेशन को समझ लिया तो आपने आधा मार्केट समझ लिया, क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी हर कैंडल में रिप्रेजेंट होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम लेवल पे बंद होते हैं, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, मान लीजिए 100 रुपए पे ओपन हुआ और 100 रुपए पे क्लोज हो रहा है, जबकि ऊपर दिन में गया था 110 रुपए तक, नीचे गया था 90 रुपए तक, तो ये हमको ये बताता है कि इवन तो बहुत सारे बायर्स आए और बहुत सारे सेलर्स आए, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली अनडिसिसिव रहा, वो कुछ नहीं कर पाया, उसे पता नहीं था किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन यही अगर 100 रुपए पे खुल के 110 बिना नीचे जाए 110 पे बंद होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है ऊपर जाने के लिए। और वही अगर 100 रुपए बंद होकर 90 पे ही चला जाए डायरेक्टली और वहां पर बंद हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट इज रेडी टू गो डाउन साइड। सो हर कैंडल का एक अलग अपना सिग्निफिकेंस होता है, बहुत सारे टाइप के कैंडल फॉर्मेशन होते हैं। उस कैंडल फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें एक अलग सेशन करना पड़ेगा, जो हम आने वाले दिनों में करेंगे, टू अंडरस्टैंड ऑल द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसी चार्ट में हम देखते हैं नीचे की तरफ कुछ और बार फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हमने एक इंडिकेटर के थ्रू लोड किया है, विच इज कॉल्ड वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे मान लीजिए डेली का अगर हमने चार्ट, डेली का एक कैंडल लिया, उस दिन में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो ये बताता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, इसे समझते हैं। मान के चलिए किसी एक दिन पे उस पर्टिकुलर शेयर के 1 लाख वॉल्यूम ट्रेड हुआ, मतलब ये कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स आए हैं और बहुत ज्यादा बाय एंड सेलिंग चल रही है, तो कल के दिन अगर आपको शेयर बेचना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरा स्टॉक है जिसपे उसी एक दिन के टाइम पीरियड पे 500 शेयर ही बिक रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं, वॉल्यूम बहुत कम है, तो लिक्विडिटी का एक इश्यू है, जो कि बहुत ही कंसर्निंग होता है किसी भी चीज के लिए। इसको हम डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भी देखते हैं। वॉल्यूम का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, जो हम जब एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे, जब हम चार्ट्स देखेंगे आने वाले सेशंस में, तब और ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये मान के चलिए कि वॉल्यूम ये बताता है कि लिक्विडिटी कैसी है उस स्टॉक की। आई होप आपको चार्ट समझा होगा कि हम कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं, कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है और वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है। अब इन सब के आगे हम ये देखना चाहेंगे कि हमारा ट्रेंड कैसा है मार्केट में और उस स्टॉक का बिहेवियर कैसा है। आप चार्ट के पैटर्न को देख के ही बता सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं। ट्रेंडिंग का मतलब ये कि या अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप ट्रेंड है, अगर वो नीचे की तरफ जाता जा रहा है तो डाउन ट्रेंड है, अगर वो किसी प्राइस बैंड के बीच में स्विंग करता हुआ है तो उसे हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब ये हो सकता है कि अब डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से डिफरेंट चार्ट दिखने लगे। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप मंथली चार्ट, एक कैंडल अगर एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है, वैसा वाला चार्ट अगर देखें तो हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में आपको दिखा रहा है कि मेरा अप ट्रेंड है। अगर आप उसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हो सकता है वो कंसोलिडेशन दिखाए, और अगर उसे डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो सकता है आपको बताए कि ये तो डाउन ट्रेंड में है। सो आपको किस
कितना राइड करना है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप चार्ट का टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलायंस का चार्ट देखें तो शॉर्ट टर्म में ये डाउन ट्रेंड में है, वीकली अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये कंसोलिडेशन फेज में है, और मंथली अगर चार्ट देखते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को और अच्छे से समझने के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझे बिना ना हम ब्रेकआउट समझ पाएंगे, ना रिलेटिव स्ट्रेंथ समझ पाएंगे, ना ही कुछ और। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जिसपे मार्केट का सेंटीमेंट ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला जाता है और वहां पर बायर डोमिनेट हो जाते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां पर ओवरसोल्ड सेंटीमेंट, मार्केट का सेंटीमेंट ओवरसोल्ड हो जाता है और वहां पर सेलर्स डोमिनेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, चलिए इसको हम चार्ट से समझते हैं। मान के चलिए कोई स्टॉक है जिसका जस्ट आईपीओ आया और 100 रुपए पे लिस्ट हुआ, मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी बनी, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, फाइनेंशियली बहुत कुछ अच्छा कर रही थी और उसका प्राइस बढ़ते 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 125 रुपए तक गया। अब 125 पे जाने के बाद बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू करी और मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा खराब हुआ और उसके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक नहीं आए और वो प्राइस गिरते 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 आपका 110 रुपए के आसपास आ गया। अगर ये प्राइस 110 रुपए के आसपास नहीं आता उस कंडीशन में देखें और नीचे गिरता जाता तो सबसे पहले हमारा सपोर्ट लेवल था 100 रुपए, क्योंकि वो उसका ओपनिंग प्राइस था। वहां पर अगर उसके भी नीचे चला था तो सपोर्ट प्राइस को हम तोड़ देता, बोलते हैं सपोर्ट लेवल था। लेकिन 110 रुपए पे आने के बाद वहां पर बायर्स, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ ओवरसोल्ड कैटेगरी के उसमें चला गया, मार्केट सेंटीमेंट ओवरसोल्ड हो गया, तो यहाँ से वो प्राइस रिवर्स होने लगा, बायर्स की डिमांड यहाँ पर आ गई और यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये एक नया सपोर्ट जोन क्रिएट कर देता है 110 रुपए पे। अब ये बढ़ता गया प्राइस बढ़ता गया, लेकिन मेमोरी मार्केट में मेमोरी ये थी कि रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर 125 रुपए पे है, तो मार्केट यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉज भी लेता है कई बार और उसके बाद ये देखता है कि ये ओवरबॉट कैटेगरी में तो नहीं आ गया, वहां पर डिमांड कैसी है, और डिमांड अच्छी बनी रहती है तो ये इसको ब्रेक कर देता है और इसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। और इसके बाद वो आगे बढ़ता जाता है और जैसे ये आगे बढ़ेगा ये रेजिस्टेंस लाइन जो है ये इसके लिए सपोर्ट लाइन बन जाती है। और ये लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स कर जाता है बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस था तो ये रिवर्सल चला जाता है और ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है ये स्टॉक। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि लोगों की मेमोरी होती है, लोगों को ये पता होता है कि इस प्राइस पे प्रॉफिट बुक करना होता है या इस प्राइस पे हमको बाय करना है, ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला गया। आपने ये भी सुना होगा कि जितना तेजी से कोई चीज ऊपर जाती है उतना ही तेजी से नीचे जाती है अगर उसका कोई बेस नहीं है तो। इसलिए जब भी प्राइस ऊपर या नीचे जाता है वो एक बेस क्रिएट करता हुआ चलता है। इसे बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं डाउ थ्योरी से, जहां पर अगर प्राइस का मूवमेंट एक सिंगुलर डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन वो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। वैसे ही अगर कोई स्टॉक का प्राइस है जो लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा है उसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और अगर कोई स्टॉक का प्राइस है जो एक ही प्राइस बैंड में रेंज कर रहा है तो उसे हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसको फिर एक और तरीके से समझा जा सकता है जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से समझा, कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस है जो लगातार रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है और वो ऊपर जाता जाएगा और उसे हम बोलेंगे अप ट्रेंड। अगर कोई स्टॉक है जिसका प्राइस लगातार सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता जा रहा है इसका मतलब ये कि वो डाउन ट्रेंड में है। और ऐसा कोई स्टॉक जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में काम कर रहा है उसे हम कंसोलिडेशन स्टॉक बोलते हैं, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है उस रेंज में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का एक स्ट्रेंथ भी होता है कि वो कितना स्ट्रांग है रेजिस्टेंस है, कितना स्ट्रांग है सपोर्ट। तो हम उसको इस तरह से देखेंगे कि जितना ड्यूरेशन उसमें स्पेंड करे, जितनी बार उसको हिट करेगा उस लाइन को उतना ही वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता जाता है। जितना ज्यादा डेप्थ होगा उसका, मान के चलिए कि सपोर्ट 100 लेवल पे है, 100 पे है और रेजिस्टेंस 110 पे है, और एक दूसरा स्टॉक है जिसका सपोर्ट 100 पे है और रेजिस्टेंस 125 पे है, तो जो दूसरा स्टॉक है उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर स्ट्रॉन्गर देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 एंड 110 वाला स्टॉक है। और तीसरा जो होता है वो कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में जो वॉल्यूम का गेम हो रहा है, अगर उसमें ज्यादा वॉल्यूम से ट्रेड हो रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग होगा। हमने ये भी देख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने चार्ट भी समझ लिया, हमने वॉल्यूम को भी देख लिया, लेकिन अब हमको ये है कि हमको अपनी लाइफ इजी बनानी है, व्हाट टू मेक आवर लाइफ डिफिकल्ट। हमको चार्ट के एनालिसिस करने के लिए, स्टॉक के एनालिसिस करने के लिए, जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, सब चीजें अपने से नहीं करनी है।
सारा कैलकुलेशन अपने से नहीं करना। बहुत सारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं ट्रेडिंग व्यू में या आपके ब्रोकर के अकाउंट वाले चार्ट्स में, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर एनालिसिस। हमको सिर्फ इंडिकेटर से ये नहीं जानना कि ये ट्रेंड अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, हमको ये भी जानना है कि जब हमारा ट्रेंड अप होता जा रहा है तो कब रिवर्सल लेने वाला है, ताकि हम अपनी एग्जिट प्लान कर सकें। या जब नीचे जा रहा है, मेरा डाउन ट्रेंड में है, तब वो कब ऊपर टर्न होके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तब मुझे एक पोजीशन बनानी, ताकि मैं वो पोजीशन पे गेन कर पाऊँ, अपना प्रॉफिट बढ़ा पाऊँ। ये सब चीजों के लिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस सेशन में क्योंकि हम ब्रीफ में देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इंडिकेटर्स भी कवर कर पाऊँ, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक में देखेंगे कि इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं और जस्ट विल टच अपॉन सम वेरी बेसिक इंडिकेटर। तो इंडिकेटर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, जिसपे हम मूविंग एवरेजेस को रख सकते हैं, MACD लाइंस को रख सकते हैं, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स होता है। इस तरह के इंडिकेटर्स को हम ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर बोलते हैं। और ये एक लैगिंग टाइप के इंडिकेटर होते हैं, इनका बेसिस होता है प्राइस एंड वॉल्यूम। किसी भी इंडिकेटर का यहाँ पर बेसिस होगा प्राइस एंड वॉल्यूम, बट ये लैगिंग टाइप के इंडिकेटर होता है, ये आपको आने वाले दिनों में कोई सा भी इंडिकेशन नहीं देते हैं। दूसरे टाइप के इंडिकेटर होता है ऑसिलेटर इंडिकेटर, वो बताते हैं कि कब किस तरह मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो मोमेंटम इंडिकेटर भी हम बोल सकते हैं उसे। ऑसिलेटर इंडिकेटर में MACD, हिस्टोग्राम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस तरह के इंडिकेटर आते हैं। ये बेसिकली इसको लीडिंग इंडिकेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपको टाइम से पहले बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ऑसिलेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पर मोमेंटम चेंज होने की कोशिश हो रही है, आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि आपको सारे इंडिकेटर जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतना जानना जरूरी है जिससे कि आप एनालिसिस कर पाए। हमेशा एक इंडिकेटर आपके लिए काफी नहीं होगा, आपको 2 से 3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन रख के ही आपको एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी फॉर योर फंडामेंटली गुड स्टॉक्स। सो इस सेशन में इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द इंडिकेटर्स, बट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड और हैव द फीलिंग ऑफ दिस, हम मूविंग एवरेजेस इंडिकेटर को एक ब्रीफ में देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस भी दो टाइप के होते हैं। एक सिंपल मूविंग एवरेज, मान के चलिए कि आपके पास 10 दिनों का प्राइस डेटा है, आपने 10 दिनों के प्राइस डेटा को लिया और क्योंकि पीरियड 10 है उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपको 10 दिनों का एक एवरेज आ गया। जैसे 11वें दिन में गए आप, 10 एक दिन का पिछले का डेटा हटाया और लेटेस्ट 10 दिन का डेटा उठा के फिर 10 से डिवाइड कर दिया, और जैसे मूविंग एवरेज आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे का डेटा हटाते जा रहे हैं, उसको हम मूविंग एवरेज बोल देते हैं। इसमें सिंपल सा ये है कि हर दिन का वेटेज सेम है, पूरे 10 दिन है, उसमें से 10 दिनों में हर दिन का वेटेज 10% ही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि 10वां दिन जो है, लास्ट का 10वां दिन, उसका इंपॉर्टेंस कम है लेटेस्ट वाले दिन से। तो इसको कवर करने के लिए हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज कीजिए, जिसपे कि लेटेस्ट वाले डे को ज्यादा वेटेज दिया जाता है रादर देन द फारदेस्ट वन। अगर आप इसको देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन को, 10 दिन का अगर आप डेटा अगर लेके चलते हैं, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो लेटेस्ट यस्टरडे है उसका वेटेज हो जाता है 18% रादर देन द 10% जो हम सिंपल मूविंग एवरेज में यूज कर सकते हैं। Therefore, exponential moving average is a better indicator when you are choosing moving averages as your indicators. आने वाले दिनों में हम कौन कौन से कवर करेंगे इंडिकेटर्स? पहला MACD, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, पैराबोलिक SAR, वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस और एवरेज टू रेंज। ये इस तरह के 4-5 इंडिकेटर हम कवर करने वाले हैं, जो हम किसी न किसी सेशन में करेंगे। अभी आपने चार्ट देख लिया, इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये समझ लिया। अब जल्दी से हम कुछ चार्ट सेटिंग्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपको किसी भी चार्ट को समझने के लिए। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ यूजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप अपना यूजर प्रोफाइल देख सकते हैं, आपके प्लान्स क्या हैं, प्रोफाइल्स कैसा, वो आप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक ड्राइंग पैनल है, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, आप इससे दिखा के इसको क्लोज और ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि निफ्टी के सिंबल आप सर्च कर सकते हैं, कौन से भी सिंबल कैसे भी हैं आप देख सकते हैं। जैसे मुझे अगर यहाँ पर रिलायंस देखना है, आई कैन गो टू सी एंड रिलायंस, ओके, ये आपको इस तरह से दिखने लगता है। ये आपको एक कैंडल का टाइम फ्रेम सेट करने को होता है। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है कि 25 जनवरी पे ये 11:23 का। अगर इसको मैं वीकली में देख लेता हूँ, एक कैंडल बताता है मुझे कि ये 22 मई 2023 का एक कैंडल है जिसपे एक हफ्ते का डेटा है। वैसे मंथली टाइम फ्रेम पे मंथली कैंडल दिखाने लगता है। अभी देख रहे हैं आप ये चार्ट, यहाँ पर ये इस तरह से दिख रहा है। इसका अगर मुझे लॉगरिथमिक वे में देखना है क्योंकि वो मुझे ज्यादा अच्छा चार्ट लगता है, तो ये रिलेवेंस बन जाता है, ये लॉगरिथमिक चार्ट। और ये टाइम फ्रेम का आपने देख लिया डेटा, ये आपको टाइप ऑफ चार्ट बता रहा है कि जैसे हमने उस समय देखा था कि लाइन चार्ट कैसा है, आप लाइन में देख सकते हैं। अगर आपको
कॉलम चार्ट देखना है आप कॉलम में देख सकते हैं। आपको अगर हेल्किनाशी चार्ट देखना है हेल्किनाशी में देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे रिलेवेंट क्या है, हमारे कैंडलस्टिक चार्ट। ये इंडिकेटर्स का सेक्शन है जहाँ पर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। आप अपने खुद के इंडिकेटर बना सकते हैं जैसे हमने बताया, और ये टेक्निकल इंडिकेटर्स आप अलग अलग टाइप के डाल सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी होते हैं। सबसे अच्छी बात जो ट्रेडिंग व्यू की है वो ये कि इसकी कम्युनिटी होती है जहाँ पर आप इसके इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, वो पब्लिकली फ्री अवेलेबल होता है। इंडिकेटर्स के अलावा ये जो है आपका टेम्पलेट्स बताता है कि आपके चार्ट के टेम्पलेट जितने भी इंडिकेटर आपने बनाए हैं उसको टेम्पलेट के हिसाब से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप चार्ट में आप अलर्ट डाल सकते हैं कि कितने, अगर आपको किसी प्राइस लेवल पे कोई मूवमेंट दिख रहा है कि प्राइस इसके ऊपर गया तो मुझे परचेस करना है, उसके लिए अलर्ट डाल दिया आपने। यहाँ से आप रिप्ले कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का, आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्ले का मतलब ये है कि मान के चलिए यहाँ से मैंने ऐसा किया तो ये मेरा चार्ट यहाँ पर आ गया और मैं इसको प्ले करूँगा तो ये चार्ट प्ले करना शुरू हो जाएगा। सी दिस, ये चार्ट बनना शुरू हो गया है मेरा। सो इस तरह से आपका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद आपके पास आता है ये जो लेआउट बताता है कि आप कितने टाइप के लेआउट बना सकते हैं। अलग अलग सेटिंग के हिसाब से आप अपना सेव कर सकते हैं लेआउट्स। यहाँ से आप सेटिंग में जाके कलर्स चेंज कर सकते हैं, स्केल लाइन चेंज कर सकते हैं, अलर्ट का सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इवेंट के सेक्शन को क्लिक कर रखा था तो यहाँ मुझे सारे इवेंट हो रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ से आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, कॉपी इमेज बोल सकते हैं, डाउनलोड इमेज कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्विटर कर सकते हैं इमेज को। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका वॉच लिस्ट कैसा है, आप नई वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो ऐड सिंबल्स कर सकते हैं। यहाँ जो भी आपने अलर्ट जितने भी चार्ट में सेट किया है वो आ जाता है। यहाँ से आपको स्टॉक आइडियाज़ मिल जाते हैं, अपने जो आइडिया है वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कम्युनिटी के स्टॉक आइडिया जो भी डिस्कशन में चल रहा है वो मिल जाता है। कम्युनिटी में कुछ चैट्स चल रही हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी में, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डाउट्स हैं वो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उसके अलावा लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको सारे ड्राइंग टूल्स मिल जाते हैं। मान के चलिए आपको सपोर्ट लेवल और कुछ ड्रॉ करना है तो अपने हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने यहाँ पर देखा ये सपोर्ट लेवल हो गया और एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है तो एक रेजिस्टेंस लेवल ऐसा ड्रॉ कर दिया मैंने कि इसके ऊपर जब भी प्राइस कहीं जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने। ये बहुत ही हेल्पफुल टूल्स होते हैं। अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है बीच में तो आप टेक्स्ट लिख के रख सकते हैं। आप अपना प्राइस देखना है कितना परसेंट कहाँ मूवमेंट हो रहा है तो आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि यहाँ पर आपने यू आर हैप्पी कि आपने यहाँ पर परचेज कर लिया, यू कैन पुट द इमोजीज। सो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये टूल बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है ये सब चीज़ देखने के बाद कि आपको चार्ट पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर आप चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आ जाती है। आप ये बात तो एक्सेप्ट करेंगे, हम कितनी भी एडवांस ह्यूमैनिटी हो गए कितने कई सौ सालों में, लेकिन हमारी दो चीज़ें अभी तक नहीं बदली हैं, वो है लालच और डर, ग्रीड और फियर। और यही साइकोलॉजी मार्केट में भी काम करती है। मार्केट का चार्ट 100 साल पहले जैसा बनता था आज भी वैसा ही बनता है। तो उसी चीज़ को हमें यूटिलाइज करना है इन टर्म्स ऑफ चार्ट पैटर्न। ब्रूस ली ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 10,000 टाइप के अलग अलग किक्स आते हैं, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो, कि आप उसमें उतने पक्के हो जाते हैं कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे ही चार्ट पैटर्न्स में अगर आपने कप एंड हैंडल पैटर्न को प्रैक्टिस कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपको किसी दूसरे पैटर्न को देखने की जरूरत नहीं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग और बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि डबल बॉटम पैटर्न, फ्लैग पैटर्न्स हो गए, वेज पैटर्न्स हो गए, बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं, फ्लैट बेस पैटर्न। अगर आपने कप एंड हैंडल पैटर्न को अगर अच्छे से देख लिया है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट का सबसे इजीली, सबसे ज़्यादा हैपनिंग होने वाला और सबसे सक्सेसफुल पैटर्न है। चलिए इसको समझते हैं, इसका फॉर्मेशन होता कैसे। जनरली कप एंड हैंडल पैटर्न आपको कोई भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में होगा तब आपको दिखाई देगा, और इसका फॉर्मेशन होने का बेसिक सा प्रिंसिपल ये है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो ये बोलती है कि मार्केट को सब कुछ मालूम है, और ह्यूमन साइकोलॉजी का बीच में आ जाना। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के हिसाब से मार्केट सब कुछ जानती है और जो आज की प्राइस अवेलेबल है वो सब कुछ को इनकॉर्पोरेट करके है ये बताता है। लेकिन स्टॉक प्राइस क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है, लोग और ज़्यादा उसकी प्राइस पे करने को तैयार हैं, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन ऐसा है, कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऐसी है कि हर साल वो ग्रो करती जा रही है, 10-15%, 20% से बढ़ रही है। लेकिन
मान के चलिए एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर कंपनी ने डायरेक्शन दिया था कि अगले क्वार्टर में हम 20% से बढ़ेंगे, लेकिन उस प्रोजेक्शन को फेल हो जाता है, 15% से बढ़ती है, तो मार्केट सेंटीमेंट हो गया खराब। इवन तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट बोलती है कि क्योंकि मैनेजमेंट को ये एस्टिमेट करने में गलती हुई कि उस ग्रोथ में क्या होगा, सो आने वाले दिनों में भी ये हो सकता है कि ये खराब करे, तो वहां पर मार्केट थोड़ा हो जाता है स्टेबल। और उसके बाद अगर अगला क्वार्टर भी खराब हुआ तो मार्केट उसको पनिश करना शुरू कर देता है और वहां से प्राइस गिरते हैं नीचे। तो यहाँ पर कुछ बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स आते हैं जो बोलते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी ट्रेजेक्टरी है इसकी, सस्ते में मिल रहा, खरीद लो, बाय ऑन डिप्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि वो खरीदते जाते हैं, प्राइस और नीचे जाता है, वो खरीदते थोड़ा प्राइस ऊपर जाता है, फिर से नीचे जाता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट खराब है, कंपनी की परफॉर्मेंस जो वो बोली थी वैसा नहीं हो रहा है, और उसके बाद एक प्राइस लेवल तक वो गिरता है। उसके बाद जब वो अपने उस प्राइस पे पहुंचता है जहां पर वो अपने अर्निंग पर शेयर को जस्टिफाई करता है, वहां पर वो प्राइस स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद वो उस फिगर का वेट करता है जिसका बाकी दिनों से सारे इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि उसके अर्निंग्स में वो दिखने लगे, जो मैनेजमेंट बोल रही है उसके हिसाब से ग्रोथ ट्रिगर्स आ जाएं, रेवेन्यू बढ़ने लगे, सेल्स बढ़ने लगे, अर्निंग पर शेयर बढ़ने लगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ने लगे, तो मार्केट उसको फिर डिस्काउंट करना शुरू करता है और प्राइस ऊपर जाने लगता है। इसका जैसे ही प्राइस उस लेवल पे पहुंचता है जहां पर पिछला रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ है, वहीं पर जितने भी ट्रैप इन्वेस्टर थे जिन्होंने ये बोला था कि बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप, वो उस लेवल पे जाकर बेचते हैं, और एक कप के साथ एक हैंडल फॉर्मेशन होता है विच इज वेरी लो ऑन वॉल्यूम जनरली, बट उसके बाद मेजर इन्वेस्टर्स आते हैं क्योंकि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी तो अभी दिखनी शुरू हुई है उस स्टॉक में, उसके स्टॉक की परफॉर्मेंस बढ़ी है, उसका मैनेजमेंट सही प्रेडिक्ट कर पा रहा है, उसके गोल्स अच्छे हैं, उसके टारगेट्स अच्छे हैं, और वो अपने टारगेट्स अचीव कर रही है, तो बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ वो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और बहुत ऊपर की ट्रेजेक्टरी में जाता है। आई होप आपको मोटा मोटा एक कप एंड हैंडल पैटर्न थोड़ा समझ में आया होगा। इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये समझ में आएगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें पक्के होंगे, और आपको ये बहुत पैसा बना के देगा, बिलीव मी। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसने बहुत सारे ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को पैसे बना के दिए हैं। आने वाले सेशंस में हम डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, उसकी अंडरलाइन साइकोलॉजी को भी कंसिडर करने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है, फॉर्मेशन क्यों होता है और ब्रेक क्यों होता है, वो सब चीज़ देखेंगे। हमने इंडिकेटर का इस्तेमाल करा, हमने चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करा कि आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन किसी भी स्टॉक में जब भी कोई प्राइस मूवमेंट हो रही है तो उस स्टॉक को खरीदना है, उसमें बने रहना है या उससे एग्जिट करना है, उसको आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है, उसे हम बोलते हैं स्टेज एनालिसिस। अगर कोई कंपनी जो है उसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है, उसी स्टेज में हमको उस कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसी किसी कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जहां पर या तो कंसोलिडेशन चल रही है या डाउन ट्रेंड में। आई होप यू एग्री विद दैट। इसको सबसे पहले स्टैन वेस्टन ने अपने बुक में छापा था, और बहुत सारे ऑथर ने इसको कॉपी किया या अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, जैसे कि मार्क मिनरविल, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स लगाए, स्टैन वेस्टन ने अपने कॉन्सेप्ट्स लगाए। इस पे 4 स्टेजेस होते हैं, उसको ब्रीफ में कवर कर लेते हैं। ये अपने आप में डिटेल्ड एक टॉपिक बन जाता है कि क्यों होता है, कैसा होता है, किस लिए होता है। अगर हम इसे देखें पाएंगे किसी भी बड़े मूव से पहले एक बेस फॉर्मेशन होता है। वो बेस फॉर्मेशन फ्लैट बेस भी हो सकता है, कप एंड हैंडल भी हो सकता है, डबल बॉटम भी हो सकता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ अ पैटर्न। अगर ये बेस पैटर्न फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अगर वो बेस नहीं बन रहा है, कंसोलिडेशन में नहीं जा रहा है, तो मान के चलिए कि आपका स्टॉक ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। सो बेस फॉर्मेशन इज वेरी मस्ट। और जैसे ही इस बेस से ब्रेकआउट होता है, हमारा स्टॉक जो है वो एडवांसिंग फेज में चला जाता है, स्टेज 2 में चला जाता है। जब एडवांसिंग फेज में जाता है उसमें लोग और ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगते हैं, और ज़्यादा बढ़ते जाता है वो, और उसके बाद एक फेज पहुंचता है जहाँ पर यूफोरिया फेज आता है, जहाँ पर सबके सब उस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, और वहीं पर आकर जिन्होंने अर्ली इन्वेस्ट किया था एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बज़ होने लगता है और कंपनी अपने एस्टिमेट्स को मीट नहीं कर पाती है, उस समय हम उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है कि हाँ चलो एक थोड़ा पॉज लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि डॉथरी में कंपनी पॉज ले लेकर के आगे बढ़ती है, वो पॉज लेती है। अब उस पॉज के बाद मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहता है ये हमें देखना होगा, क्या प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो रही है, और अगर उसके ग्रोथ ट्रिगर वीक होते हैं, जैसे हमने देखा कि अगर एस्टिमेट्स मीट नहीं किए, तो मार्केट कुछ दिन देखता है ग्रोथ ट्रिगर्स के बेहतर होने का, और डिस्ट्रीब्यूट फेज, और अपने आप को एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज जहां पर वो एक बेस फिर से बनाने लगता है, उस फेज में चला जाता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज या फेज 3 बोलते हैं।
अगर ट्रिगर आने वाले दिनों में भी नहीं आए तो मार्केट वहां से नीचे चला जाता है, उसे डाउन ट्रेंड में चला जाता है, उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं और इसे डिक्लाइन स्टेज कहा जाता है। और अगर वहां से अगर स्टेज 3 में है और ग्रोथ ट्रिगर्स आ जाते हैं तो इसे हम स्टेज 3 की जगह स्टेज 1 की तरह काउंट करने लगते हैं और ये बोलते हैं कि अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो स्टेज 2 में चला जाएगा स्टॉक। ये एक पूरा साइकिल होता है, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री ये साइकिल शॉर्ट या लॉन्ग होता रहता है। तो ये बेसिकली एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर था स्टेज एनालिसिस का। इसको भी हम एक डीप में एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझेंगे। अगर आप इसको ब्रीफ में देखना चाहते हैं तो आप आइशर मोटर्स का स्टॉक देख सकते हैं। अगर आप आइशर मोटर के चार्ट को देखेंगे, मंथली चार्ट देख लेते हैं, लुक मच बेटर। 2013 के बाद से 2013 के बाद से का डेटा अवेलेबल है हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्टेज 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पर एडवांसिंग फेज था, इसको भी हम एडवांसिंग फेज ही मान सकते हैं। लेकिन यहाँ से 2017 के बाद से 2022 तक में ये कंसोलिडेट करता रहा या डाउन ट्रेंड में गया। 2017 से 20 तक डाउन ट्रेंड में और 2020 के बाद से ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। करेक्ट। इसको हम फंडामेंटली अगर चेक करने की कोशिश करें, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स आए थे, नहीं आए थे, कैसा हुआ था, तब देखेंगे कि हम अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें, 2013 में ऐसा था, 2014 में ग्रोथ हुई थी, 2015 में क्योंकि कुछ मर्जर्स वगैरह हुए थे उसकी वजह से, डीमर्जर वगैरह हुए थे उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ था। 2017, 18, 19, 20, 21 आप इसमें देख सकते हैं 4-5 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ था इस कंपनी के अंदर। और 2021 मार्च का जो रिजल्ट है वो क्योंकि कोविड के बाद इम्पैक्टेड था, लेकिन उसके बाद 2022 में जो ग्रोथ आई है, अगर आप यहाँ चार्ट में फिर से चेक करें, 2022 के बाद से जो ग्रोथ आई है मई के बाद से, वो अभी तक कंसिस्टेंटली जारी है और ये आपको इसके अर्निंग्स में आपको दिखाई देगा। आप इसका अर्निंग पर शेयर का अगर ग्रोथ देखिए, 2022 में 2021 में 49 था, 2022 में 61, 106, 146 और 155। यहाँ अर्निंग ग्रोथ ट्रिगर की वजह से ये आपको दिख रहा है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। और तो आज हमने ये देखा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, प्राइस और वॉल्यूम किस तरह से चार्ट फॉर्म करते हैं, प्राइस का मूवमेंट कैसा होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या है, किस तरह के होते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न कैसा होता है और स्टेज एनालिसिस क्या होती है। हम आने वाले सेशन में हर एक टॉपिक को और डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर कर लिया और इसके साथ फंडामेंटल को कंबाइन कर लिया तो देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर यू कि आप अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करें। जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सेशन खत्म होगा तब हम फिर सिस्टम बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे, जहां हम अपने एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और आप हमारे साथ बने रहेंगे आने वाले सेशंस के लिए भी। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, सजेशंस हैं, प्लीज पुट दोज इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज। आई विल बी हैप्पी टू अडॉप्ट टू एनीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड कि आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम वो सेशंस बनाएंगे। यहाँ पर आप जो भी सीख रहे हैं उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है हम अपने वीकली एनालिसिस में करते हैं, जो हम हर वीकेंड पे रिलीज करते हैं कि मार्केट का वीकली एनालिसिस, मार्केट का ट्रेंड कैसा है उसके बारे में हम बात करते हैं, जहाँ की बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ और ब्रेकआउट को हम यूज करके उस हफ्ते के टॉप सेक्टर्स और स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। प्लीज डोंट मिस दोस एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। Please don't forget to hit like, subscribe and share buttons. It means a lot to us. It takes a lot of effort to create such content. Thank you for watching till the end. अंत तक देखने के लिए धन्यवाद and see you in next video.